कश्मीर में पीर पंजाल माउंटेन रेंज को पार करने के बाद एक खड़ी चट्टान पड़ती है जिसे स्थानीय लोग हस्तिवंज या हस्तिवाता के नाम से जानते हैं। हस्तिवंज यानी एक ऐसा स्थान जहां पर हाथी मारे गए हों। असल में कहानी ये है कि 1500 साल पहले एक अत्यंत क्रूर राजा अपनी एक विशाल सेना को लेकर पीर पंजाल को पार कर रहा था। तभी एक रोज उसने एक हाथी की भयानक चीखें सुनी। असल में ये हाथी एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया था और दर्द की वजह से बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। राजा को हाथी की चीखें सुनने में काफी मजा आ रहा था, जिसके चलते उस राजा ने सिर्फ हाथी की चीखों को सुनने के लिए करीब 100 हाथियों को उस चट्टान से नीचे फेंकवाने का आदेश दिया। इस किस्से का जिक्र कश्मीरी इतिहासकार कलहन ने राजतरंगिनी में किया है। राजतरंगिनी 12वीं सदी में लिखी गई थी। इसके अलावा सेम इसी किस्से का जिक्र आईने अकबरी में भी मिलता है। ये दोनों ग्रंथ जिस राजा का जिक्र करते हैं उसका नाम था मिहिरकुल। मिहिरकुल के बारे में आपको बता दें कि मिहिरकुल एक हूण शासक था। कलहन नाम के इतिहासकार मिहिरकुल के बारे में लिखते हैं कि मिहिरकुल के आने की खबर आसमान में उड़ रहे चीलों और गिद्धों से मिलती थी, क्योंकि वो जहां भी जाता था वहां लाशों का ढेर लगा देता था, जिसके बाद उन लाशों को चील और गिद्ध खाते थे। इससे पता चलता था कि मिहिरकुल कहीं आसपास ही है और इन लाशों के ढेर के पीछे वही जिम्मेदार है। दोस्तों, मिहिरकुल एक हूण शासक था, लेकिन आखिर ये हूण थे कौन, ये कहां से आए थे और उसके बाद ये गए कहां? आज इनका कोई अंश भारत में है या नहीं? ये सारे प्रश्न आज भी न जाने कितने ही लोगों के दिमाग में घूमते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हूणों को लेकर लोगों के बीच अलग अलग तरह की बातें हैं। 2री शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच हूणों ने भारत पर राज किया। कई इतिहासकारों की माने तो मध्य एशिया के मैदानों में रहने वाले कबीले वालों को हूण कहा जाता था, और अगर सीधे शब्दों में कहें तो जो अभी का मॉडर्न सेंट्रल एशिया है वहां के जो लंबे चौड़े मैदान हैं वहां रहने वाली ट्राइब्स ही हूण थे। इन्हें चीन के लोग बर्बरीस या फिर अपनी भाषा में जंगली कह दिया करते थे। ये लोग मैदानों का इस्तेमाल चारागाह की तरह करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी इनके लिए जमीन कम पड़ने लगी, जिसके चलते ये कबीले समय समय पर या तो यूरोप की तरफ गए या फिर पूरब की तरफ आ गए, यानी चीन और भारत की तरफ इन्होंने रुख किया। बता दे दोस्तों, ये लोग तारिंग घाटी जो कि आज शिजांग प्रांत का इलाका है उसके आगे गंधार होते हुए पीर पंजाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये लोग भारत क्यों आए? तो आपको बता दें, इसका जवाब बड़ा सरल है। असल में भारत आज से नहीं बल्कि सदियों से हर चीज में संसाधन युक्त रहा है। यहाँ नदियां थी, जमीन थी, जंगल थे और अच्छा मौसम था, जिसकी वजह से फसलें आराम से उगाई जा सकती थी। अब इस बात पर कई लोग बोलेंगे कि ये तो हर जगह होता है, तो आपको बता दें ऐसा नहीं है। आप देखिए, सेंट्रल एशिया के मैदानों में जमीन बहुत है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा हार्श क्लाइमेट है। इसी की वजह से हूणों ने भारत की तरफ ही रुख किया। भारत में सबसे पहले जो हूण आए उनको किदाराइट्स कहा जाता है। आपको बता दें कि हूण एक प्रकार के नहीं थे, ये अलग अलग तरह के थे और इनकी सोच भी एक दूसरे से मैच नहीं खाती थी, जिसकी वजह से ये एक कौम में नहीं रहते थे। किदाराइट्स हूण जब भारत में दाखिल हो रहे थे तो उसी समय अतीला नाम का एक बेहद क्रोधित हूण यूरोप पर आक्रमण कर रहा था। अतीला कितना क्रोधित था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूरोप के इतिहासकार अतीला को आज भी भगवान का अभिशाप मानते हैं। आज भी इतिहासकारों द्वारा अतीला को क्रूरता की श्रेणी में सबसे ऊपर माना जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता था। कुछ यही हाल भारत में सबसे पहले आने वाले हूण यानी किदाराइट्स ने भारत में किया। किदाराइट्स के बाद भारत में हेफ्थालाइट्स हूण आए। इसके बाद तीसरी और आखिरी बार जो हूण भारत में आए उन्हें ज़ायनेटिस कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 3 प्रकार के हूणों के अलावा पौराणिक भारतीय ग्रंथों में 2 अलग प्रकार के हूणों का जिक्र भी मिलता है, जिनमें 6ठी शताब्दी में वाराहमिहिर भृत संहिता में श्वेत हूणों का जिक्र मिलता है, तो वहीं उत्तर भारत की कई पौराणिक कथाओं में हरा हूणों का जिक्र मिलता है। दोस्तों, शिलालेखों में हूणों का जिक्र और ग्रंथों में भी हूणों का जिक्र इससे पता चलता है कि एक ही समय में हूणों के अलग अलग कबीले भारत में आए और कई समय तक रहे। यहाँ तक कि हूणों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, जब दुर्योधन पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से लौटते हुए जिक्र करता है कि युधिष्ठिर के द्वार पर हूण और बाकी कबीले के लोग खड़े थे जो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसी के साथ ही नकुल द्वारा एक हूण राज्य को जीतने का जिक्र भी महाभारत में मिलता है। इसके अलावा रघुवंश नाम के महाकाव्य में कालिदास जब भगवान राम के पूर्वजों का जिक्र करते हैं तो लिखते हैं कि कैसे राजा रघु ने वंशु नदी के किनारे बसे हूण राज्य पर जीत हासिल की थी।
दोस्तों ये बातें तो थी हूणों के इतिहास की। अब बात करते हैं कि हूणों ने भारत पर आक्रमण कैसे किया। दोस्तों हूणों के भारत पर आक्रमण का जिक्र चाइनीज बुक द बुक ऑफ वू में मिलता है। दोस्तों जैसा हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले भारत में आए हूणों के कबीले को किदाराइट्स नाम से जाना गया था और उनके राजा का नाम किदार था। किदार ने अपने कबीले किदाराइट्स को साइबेरिया से गंधार होते हुए भारत पहुंचाया। इसका भी जिक्र चीन की किताब द बुक ऑफ वू में मिलता है। राजा किरदार ने हिंदू कुश को पार कर उत्तर भारत पर आक्रमण किया। किदार के पास गंधार समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों पर कब्जा था। इस पूरी घटना का लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक स्तंभ पर लिखा हुआ मिलता है। ये स्तंभ गुप्त काल का है, जिसे सम्राट स्कंदगुप्त के समय में लगाया गया था। ये 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच की बात है। इसके अलावा गुजरात के जूनागढ़ में मिला एक शिलालेख इस बात को भी बताता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के साथ लड़ाई की थी। बहरहाल किदाराइट्स के बाद भारत में हूणों का एक काफिला और आया, जिसका जिक्र कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी में किया है। इन हूणों का राजा तोरमाण था। तोरमाण 5वीं सदी के समय भारत आया और यहाँ आकर उसने भारत के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश के विदिशा में मिले एक शिलालेख में इस बात का जिक्र भी मिलता है, जिसमें तोरमाण को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। साल 1974 में गुजरात के दाहोद जिले में मिली तांबे की कुछ प्लेट्स में लिखा है कि तोरमाण ने गुजरात और मालवा को कैसे जीता था। तोरमाण के बाद हूणों का राजा मिहिरकुल बना, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। मिहिरकुल के बारे में लिखा गया है कि उसने बौद्धों का दमन किया और भयंकर लूट मचाई। चीनी यात्री सोंग यून ने मिहिरकुल के बारे में एक लेख में जिक्र किया था कि मिहिरकुल के पास हाथियों की एक फौज थी। उसके पास 700 हाथी थे। हर हाथी पर 10 आदमी बैठते थे, जिनके पास भाले और तलवारें होती थी। यहाँ तक कि हाथियों की सूंड में भी एक किस्म की तलवार फिट की जाती थी ताकि वो दुश्मन को मार सके। मिहिरकुल उस समय सबसे ताकतवर राजा माना जाता था। इतिहास उठाकर देखा जाए तो मिहिरकुल के समय पूरे भारत में गुप्त साम्राज्य का शासन था। शुरुआत में गुप्त साम्राज्य के बड़े बड़े सम्राटों ने हूणों को अच्छी टक्कर दी, लेकिन समय के साथ गुप्त साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ता गया और एक समय के बाद गुप्त साम्राज्य हूणों को कर यानी कि टैक्स देने लगा। लेकिन फिर 6ठी शताब्दी में हूणों को एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। 6ठी शताब्दी में मालवा के इलाके में लकारा नाम के एक वंश का राज था। इस वंश के राजा प्रकाश धर्मन ने हूणों को युद्ध में बुरी तरह हराया और हूणों को पंजाब के इलाके में चारों तरफ से घेर कर मारा। हालांकि तोरमाण का बेटा मिहिरकुल एक लंबे समय बाद फिर सेना के साथ इसका बदला लेने के लिए लौटा। इस दौरान मिहिरकुल का सामना प्रकाश धर्मन के बेटे यशोर धर्मन से हुआ और इस युद्ध में यशोर धर्मन का साथ दिया गुप्त वंश के शासक नरसिंह गुप्त ने। नरसिंह गुप्त और यशोर धर्मन ने मिलकर मिहिरकुल को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा और अंत में तरस खाकर मिहिरकुल की जान को बख्श दिया। जिसके बाद मिहिरकुल कश्मीर चला गया और वहां पर उसने कुछ सालों तक राज किया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ यहां भी नहीं दिया। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने इस बात का जिक्र किया है कि जिसके आगमन से पृथ्वी कांप उठती थी, उसका शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त था और इसका कारण था उसकी कामुक प्रवृत्ति। अनेक रोगों से ग्रस्त होने के कारण वो परेशान रहने लगा, जिसके चलते उसने स्वयं को आग की लपटों में भस्म कर लिया। मिहिरकुल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो था तो भले ही हूण, लेकिन अंत में उसने खुद को भारतीय परंपरा में रचा बसा लिया था। उसने शैव परंपरा को बढ़ावा दिया। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण के अनुसार उसने श्रीनगर में मेहरेश्वर नाम का शिव मंदिर भी बनवाया। शिव के प्रति मिहिरकुल की निष्ठा इससे भी पता चलती है कि मिहिरकुल के द्वारा जारी किए गए सिक्कों में नंदी बना होता था। मिहिरकुल ने शिव परंपरा को बढ़ावा दिया। दोस्तों हूण कहने को एक बहुत बड़ा समूह था। इनकी संख्या अनगिनत थी, लेकिन जब बात इतिहास की होती है तो हूणों में कुछ ही राजाओं का लेख मिलता है, जिसमें से तोरमाण और मिहिरकुल सबसे ताकतवर राजाओं की श्रेणी में आते हैं। मिहिरकुल के मरने के बाद भारत में बने हुए हूणों के साम्राज्य को वशकुल नाम के एक हूण ने संभाला, लेकिन वशकुल का मन बदल गया और उसने साम्राज्य को छोड़कर शांति से जीवन को व्यतीत करना सही समझा। वशकुल के बाद नरेंद्र नाम के हूण ने हूणों के साम्राज्य को संभाला और नरेंद्र ने पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपना लिया। आपको बता दें कि हूणों को भारत की कई स्थानीय जनजातियों जैसे राजपूतों, गुर्जरों और जाटों का पूर्वज भी कहा जाता है। हमें पता है कि ये बात जानकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि रोमन सिटी के किनारे बसे हुए लोग जो कि सच में हूण है,
उनका डीएनए भारत में कई राजपूतों, जाटों और गुजरों के डीएनए से मैच करता है और इस बात का सबूत इस चीज से भी मिलता है कि हूणों ने भारत में पंजाब, राजस्थान और मालवा पर राज किया था। और अगर आप राजपूतों, जाटों और गुजरों का गढ़ देखोगे और उनका इतिहास खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में जाट, गुजर और राजपूत यहीं से पूरे भारत में इधर उधर विस्थापित हुए थे। तो दोस्तों ये है हूणों का इतिहास। आपकी हूणों के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।